जय हिंद साथियों, आप सभी को ओके हिंदी चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। वर्णमाला की यह नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग जो है कि वर्णों का वर्गीकरण का बारे में जानकारी करेंगे। इसके पीछे जो है कि स्वरों के बारे में जाने और जो है कि व्यंजन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम जो है कि वर्णों का वर्गीकरण करेंगे और इनके बाद जो है कि हम लोग और इन वर्णों का जो कि उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो आइए अपना क्लास जो कि बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण 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 करना है। वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से की जाती है। कैसे? एक कंपन के आधार पर की जाती है। कंपन के आधार पर की जाती है और दूसरा जो होता है वो जो कि श्वास के आधार पर जो कि की जाती है। इस कंपन के आधार पर भी वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। एक जो होता है वो घोष कहलाता है। घोष या इसी को हम लोग स्वघोष भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वह अघोष होता है। अघोष होता है। अघोष यानी सघोष और अघोष ये दो होते हैं। घोष वर्ण के अंतर्गत जो है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन के साथ अंतस्थ व्यंजन और ह जो होते हैं यह स्वघोष कहलाते हैं। ये स्वघोष कहलाते हैं। जबकि अघोष जो कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन के साथ तौलवी श, मूर्धन्य ष और दंती ष अघोष या सघोष कहलाते हैं। अघोष कहलाते हैं। इस अघोष में जो है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन के साथ अंतस्थ व्यंजन और ह व्यंजन और सभी स्वर घोष कहलाते हैं। तो एक कंपन के आधार पर दो प्रकार की हमारी ध्वनियाँ होती हैं। एक सघोष या घोष होती हैं जबकि दूसरा अघोष कहलाती हैं। सघोष के अंतर्गत जो है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन के साथ अंतस्थ व्यंजन ह और सभी स्वर घोष कहलाते हैं। आइए अघोष यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन के साथ तौलवी श, मूर्धन्य ष और दंती ष जो कि अघोष कहलाते हैं। तो यह जो कि किसके आधार पर था? तो कंपन के आधार पर था। आइए अब हम जो कि श्वास के आधार पर जान लेते हैं। इसको भी हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं या देखते हैं। कौन कौन से? एक जो कि
महाप्राण होता है, महाप्राण कहलाता है, और दूसरा अल्प प्राण कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। आइए हम इनको जान लेते हैं कि महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन सा व प्रत्येक वर्ग का व्यंजन जो कि आते हैं। तो महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण यानी कि व्यंजन और उसमें व्यंजन तल्वी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह आते हैं, और ढ जिसके नीचे नुक्ता जो लगा होता है वह महाप्राण के अंतर्गत आता है। आइए हम लोग अल्प प्राण के बारे में जान लेते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत जो कि प्रत्येक वर्ग का जो कि यहाँ पर दूसरा और चौथा दे दिया है, तो अब क्या बच गया, ये 5 लेटर होते हैं एक वर्ग में। जैसे कि हम क वर्ग लिख रहे हैं, तो क वर्ग में जो कि 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया। ठीक है, तो ये प्राण जो कि एक वर्ग में 5 होते हैं, जिसमें दूसरे और चौथे का जिक्र जो कि महाप्राण में हुआ है। तो जो दूसरे और चौथे को छोड़कर हमें जो कि ये 3 मिल रहे हैं, यानी कि पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, और के साथ अंतस्थ व्यंजन और ढ, जिसके जो ढ होता है, ये जो कि क्या होते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से, कंपन और एक श्वास के आधार पर की जाती है। कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटी जाती है, एक सघोष कहलाता है और दूसरा अघोष कहलाता है। सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो कि पांचवा व्यंजन के साथ अंतस्थ व्यंजन ह और सभी स्वर में आ, छोटे बड़े छोटाओं बड़ाओं, ये जितने भी स्वर हैं इसके घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गए यानी कि अघोष का लाएंगे। अघोष यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवे का जिक्र हुआ, वही अघोष में जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पहले का और दूसरे व्यंजन, यहाँ पर पहला और दूसरा व्यंजन अघोष का लाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, सघोष है। तो यहाँ पर अघोष जो कि पहला और दूसरा कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है कि तल्वी स, मूर्धन्य स और दंती स अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब श्वास के आधार पर देखते हैं, ये 2 प्रकार से बांटे जाते हैं, महाप्राण और अल्प प्राण के रूप में। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का जो कि दूसरा और चौथा वर्ण का जिक्र किया गया है, जबकि अल्प प्राण में इसके बचे हुए जो व्यंजन का वर्ग है उनका जो कि जिक्र होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण इसमें नहीं है, पहला वर्ण नहीं है, यहाँ पर पहला वर्ण होगा, तीसरा होगा और पांचवा होगा। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और पांचवा जो कि अल्प प्राण के अंतर्गत है, जबकि महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा आते हैं। इसके बाद इन व्यंजनों के बाद उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तालवी स होता है, मूर्धन्य स, दंती स और ह जो कि महाप्राण के अंतर्गत आएंगे, और ढ जो ढकना वाला जो कि ढ जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है वो भी महाप्राण कहलाता है। जबकि अल्प प्राण के अंतर्गत जो कि
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, और ढ जिसके नीचे जो है कि क्या सड़क वाला जो है कि अड़ा जो है कि क्या है जिसके नीचे नुक्ता लगा है वो जो कि अल्पविराम पॉइंट कहलाता है। उच्चारण के स्थान, उच्चारण काल के स्थान पर जो है कि इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। उच्चारण काल, उच्चारण स्थान के आधार पर ठीक है। इनका उच्चारण स्थान वर्गों का वर्णों का जो है कि उच्चारण स्थान जान लेते हैं। क्या केटीएम डीओ के नाम से आप लोग एक ट्रिक होता है, ट्रिक TRIC ट्रिक एक होता है केटीएम डीओ, KTMDO। के का मतलब यहाँ पर कंठ से होगा, कंठ इसको समझेंगे। टी का मतलब होता है कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, और डी से जो कि क्या होगा दंत होगा, दंत, और ओ से ओष्ठ समझेंगे, ओष्ठ। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि किसको हम कंठ से उच्चारण करते हैं, किसको तालु से, किसको मूर्धे से, किसको दंत से, और किसको ओष्ठ से जो कि उच्चारण किया जाता है। कंठ से जो कि कवर्ग, क वर्ग, अह विसर्ग, कवर्ग, अह, अ के साथ जो कि आ भी आएगा, ठीक ना, अ, ह, और विसर्ग, विसर्ग का मतलब विसर्ग का मतलब जो दो बिंदु जो कि लगा होता है उसे विसर्ग बोला जाता है, ठीक ना। इस क वर्ग के अंतर्गत 5 अक्षर आते हैं। कौन कौन से? क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है। इसमें हम लोग जो कि पांचवे को नहीं रखेंगे क्योंकि यह अनुनासिक कहलाता है, जो नाक से बोला जाता है, ठीक ना, तो इसको नहीं रखेंगे, ये पांचवा अक्षर को हम छोड़ देंगे, ठीक ना। इस वर्ग का केवल 4 व्यंजन को लेना है, क ख ग घ को लेना है। इसके बाद जो कि अ ह आ और ह, इसके बाद विसर्ग को लेना है, जो क्या किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तालु से बोले जाने वाले व्यंजनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इससे क के बाद क्या आता है, च वर्ग आता है, तो च वर्ग, ठीक है। च वर्ग यस, ई के साथ छोटे ई और बड़े ई दोनों ही आएगा, ठीक है ना। यस, य में ये तौलवी श जो कि इसके साथ आता है, ठीक है। तो च वर्ग में 4 व्यंजनों को ही लेना है। कौन कौन से? च के बाद छ आता है, उसके बाद ज आता है, उसके बाद झ आता है, ठीक है। क्योंकि य को हम लेंगे तो ये जो कि पंचमाक्षर हो जाता है। पंचमाक्षर जो होते हैं जो नाक से बोले जाएंगे, यानी कि अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक ना। तो इसको छोड़ देंगे। इसमें क वर्ग में अंगों को जिस तरह से छोड़ दिए, ठीक है। आइए मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मूर्धा से क वर्ग के बाद च वर्ग आता है, च वर्ग के बाद ट वर्ग आता है, ठीक है। ट वर्ग आता है, ट वर्ग में भी 4 वर्णों को व्यंजनों को रखना है, ठीक है। ट वर्ग री रस होता है। क्या होता है? री रस, यानी कि री की मात्रा होगा, र होगा, उसके बाद जो कि स होगा, री रस। स में मूर्धे स, ये वाला जो कि मूर्धे स कहलाता है, ठीक है ना। ट वर्ग में 4 कौन कौन सा? ट आएगा, उसके बाद ठ आएगा, उसके बाद ड आएगा, उसके बाद जो कि ढ आएगा, ठीक है। अब पांचवा जो कि अणा होता है, तो अणा को नहीं लेना है हमको क्योंकि ये अनुनासिक है, क्योंकि ये नाक से जो भी पंचमाक्षर होते हैं उसे अनुनासिक यानी नाक से बोले जाने वाले वो वर्ण व्यंजन होते हैं। दंत से बोले जाने वाले यानी क वर्ग हो गए, च वर्ग हो गए, ट वर्ग हो गए, उसको त वर्ग आता है, त वर्ग। अब बोले जाएंगे किससे? दंत से। त वर्ग से जो कि दंत से जो बोला जाता है, कोई भी स्वर जो कि दंत से नहीं बोला जाता, यानी कि त वर्ग कोई स्वर नहीं, लस होता है, ल। और कौन सा शब्द के? तर्वी स्वर, मूर्धन्य स्वर के, और ये दंती शब्द ये बचा हुआ है, ठीक ना। ये जो कि त वर्ग लस। त वर्ग में भी
चार व्यंजनों को लेना है। कौन कौन सा? त हो गया, उसके बाद त, थ, द, ध, उसके बाद जो है कि न आता है, तो न को हमको नहीं लेना है, क्योंकि हर बार बता रहे हैं कि ये अनुनासिक होता है, क्योंकि ये नाक से ये बोले जाने वाला वर्ण होता है। आइए अब हमारी बारी है ओष्ठ से उच्चारण वाले व्यंजन का, ठीक है ना। इसके साथ क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग बचा है, ठीक है ना। तो प वर्ग के अंतर्गत जो कि चार व्यंजन आएंगे, कौन कौन से वो व्यंजन आएंगे? तो प होगा, फ होगा, ब होगा और भ होगा। क्योंकि पांचवा जो होता है वो म होता है। अब म को नहीं लेना है क्योंकि वो अनुनासिक से बोले जाएंगे, यानी कि नाक से बोले जाते हैं, ठीक है। तो पवर्ग पौ कहलाता है। इसको याद करने के लिए पौ, पौ, ऊ में छोटाऊ और बड़ाऊ, ठीक है। ये दोनों ये क्या होते हैं? ये जो कि ओष्ठ से बोले जाने वाले स्वर होते हैं, छोटाऊ और बड़ाऊ, ठीक है। तो इतने को हम लोग इजीली हम लोग समझ गए। आइए इसको एक बार जो है कि रिवाइज कर लेते हैं। कंठ KTM DO पहले तो इसका ट्रिक है, इस उच्चारण स्थान को हम लोग पहले सीरियल बाय सीरियल से याद रख लेंगे, यानी कि क्रमबद्ध इसको याद रखने के लिए KTM DO के नाम से हम याद रखेंगे, ठीक है। K से हो गया कंठ, T से हो गया तालु, M से हो गया मूर्धा और D से हो गया दंत और O से हो गया ओष्ठ, ठीक है हमारा, ठीक। अब कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन के नाम कैसे याद रखेंगे? तो क वर्ग, अह, विष, अह और विसर्ग, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। अ जब आएगा तो इसके साथ बड़ा भी आ जाएगा, ठीक है ना। अ के साथ बड़ा आ गया, जैसे कि यहाँ पर ये छोटी ई है तो इसके साथ बड़ी ई आ गया, यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर बड़ा आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो क वर्ग, अह, क वर्ग, अह विसर्ग, क वर्ग, अह विसर्ग, ठीक है। क वर्ग, अह विसर्ग, ठीक है। तो क वर्ग में कितने व्यंजनों को रखना है? क को रखना है, ख को, ग को और भ को। अंगों को छोड़ देना है क्योंकि ये अनुनासिक होता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं तालु से बोले जाने वाले व्यंजन को। च वर्ग, च वर्ग में चार व्यंजनों को रखना है, च, छ, ज, झ को। उसको च वर्ग, इसको कैसे रखेंगे? च वर्ग ई यस, च वर्ग ई यस, च वर्ग ई यस, च वर्ग ई यस, ठीक है। तो इस तरह से याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं मूर्धे को याद करने का तरीका जान लेते हैं। मूर्धे से बोले जाने वाले जो होगा ट वर्ग री रस, ट वर्ग री रस, ट वर्ग री रस, ठीक है। ट वर्ग में कितने व्यंजनों को लेना है? चार व्यंजनों को। ट हो गया, ठ, ड और ढ। ये चार व्यंजन क्या है मूर्धे से? ये अण क्या होगा? अनुनासिक होगा, क्योंकि नाक से बोले जाने वाले पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है। ये पांचवा अक्षर है ये इस वर्ग का, ट वर्ग का ये पांचवा अक्षर अण है, जैसे नाक से बोला जाता है। अब आ जाते हैं डी से। डी से होता है दंत, ठीक है। दंत से बोले जाने वाले कौन से व्यंजन होते हैं? त वर्ग होता है। त वर्ग के अंतर्गत चार व्यंजन होते हैं, त, थ, द, ध। उसको याद कैसे रखेंगे? तो त वर्ग कोई स्वर नहीं, यहाँ पर लिख लेंगे कोई स्वर नहीं, कोई स्वर नहीं, ठीक है। तो कोई स्वर नहीं, त वर्ग कोई स्वर नहीं लस, त वर्ग कोई स्वर नहीं लस, ठीक है। तो ये जो है कि त वर्ग से बोले जाएंगे। ओष्ठ से पौ, 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 प वर्ग छोटा हो बड़ा हो, यानी कि पौ के नाम से रखेंगे, पौ के नाम से। प वर्ग, प वर्ग छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। तो ये प वर्ग के अंतर्गत चार व्यंजनों को प, फ, भ, ह को, जबकि पांचवा म है और म को जो है कि अनुनासिक से बोले जाते हैं। तो अगले वर्णों को जो कि जान लेते हैं कि उनका जो कि उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसे हम लोग जो है कि ए, आय के बारे में जानेंगे, ओ और आओ के बारे में जानेंगे, उसके बाद व के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो है कि हम लोग क्या बचा है?
ए आई ओ औ व, ड जिसके नीचे नुक्ता होता है और ढ जिसके नीचे नुक्ता होता है। ठीक है, तो इन वर्णों के बारे में अभी हमें जानना है। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं इन वर्णों के बारे में। जिसे हम लोग स्वर जब पढ़े हुए थे तो इन चारों स्वरों के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, जिसे विजातीय स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहा जाता था? विजातीय स्वर बोला जाता था, स्वर कहा जाता था। विजातीय स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि इन स्वरों का उत्पत्ति दो स्वरों के मेल से हुआ है। जैसे कि ए का निर्माण अ प्लस ई के मेल से हुआ है, वही आय का निर्माण जो कि अ प्लस ए के मेल से जो कि हुआ है आय का निर्माण। उसी तरह से ओ का निर्माण अ प्लस उ के छोटाऊ उ के मेल से जो कि हुआ है, और औ का जो कि निर्माण अ प्लस ओ के मेल से जो कि हुआ है। तो आइए इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी जान लेते हैं। इसे अ कैसे उच्चारित होता है? ये कंठ से होता है। कैसे? कंठ से उच्चारित होता है। इसका उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तालु होता है। ठीक है, इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ तालव्य कहलाएगा। आइए हम इसी तरह से जान लेते हैं आय के बारे में। आय का जैसे कि इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, क्या होगा? कंठ है, कंठ, और इसका उच्चारण स्थान जो कि तालु है। तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य ही बनेगा, कंठ तालु बनेगा। ठीक है, कंठ तालु या कंठ तालव्य, कंठ तालव्य बन जाएगा। उसी तरह से ओ का हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो ये अ का कंठ से होगा, किससे होगा? कंठ से उच्चारण होगा। और उ का उच्चारण ओष्ठ से होगा, ओष्ठ से होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाता है, कंठोष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ बन जाएगा। उसी तरह से अ का, तो ये कंठ होगा, अ का उच्चारण कंठ से होगा और ओ का उच्चारण जो कि ओष्ठ से होगा, ओष्ठ से। ये भी क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ। ये भी क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ कहलाएगा। व का उच्चारण जो कि कंठ दंतोष्ठ से होता है, व का उच्चारण, इसको सीधे से आप लोग याद रख लीजिएगा, इसको दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ से किया जाता है, यानी कि दंतोष्ठ। व का उच्चारण दंत और ओष्ठ के मेल से जो कि यह होता है। ठीक है ना। उसी तरह से ड बचा हुआ है और ढ बचा हुआ है। तो इनका उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण जो कि मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से जो कि किया जाता है। इन सभी वर्णों का जो कि उच्चारण स्थान को हम लोग बहुत पहले से जान चुके हैं। जैसे ए का जो कि किससे होगा? ये कंठ तालव्य से होगा। आय का कैसे उच्चारण स्थान होगा? तो कंठ तालव्य से होगा। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठोष्ठ होगा। औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा। व का जो कि उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से होता है। उसी तरह से ड और ढ का उच्चारण स्थान कैसे होता है? तो मूर्धा से होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जान लें, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो कि इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग जो कि आपसे मुलाकात करते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।